हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ते हुए रेशियो के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग प्रथम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। अब देखिए, इस रेशियो जो चैप्टर है कई चैप्टरों से संबंध रखता है, जैसे कि हाँ तो फ्रेंड, मैं बोल रहा था कि रेशियो जो चैप्टर है वो कई चैप्टरों से संबंध रखता है, जैसे लाभ हानि हुआ, आपका समय दूरी हो गया, आपका रेल हो गया, आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया। इस प्रकार के कई चैप्टरों से संबंधित रखता है, इसलिए क्योंकि इसके जो नियम हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, भिन्न से संबंधित भी है। तो इसीलिए अगर आप इसके बेसिक फंडामेंटल को अगर ट्रिक के साथ समझ जाते हैं तो आप हमेशा इसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे और अधिक से अधिक सवाल बना पाएंगे, और MBA तक के सब जो मैथ्स है उसे भी आप इसी फंडामेंटल के आधार पर बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ परिभाषा के साथ उसके ट्रिक्स को भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप अगर समझ जाते हैं उसे और अगर मैं आपको समझा पाता हूँ तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या है अनुपात का। अनुपात को ऐसे साधारण अर्थ में बोला जाता है छोटा हिस्सा। अनु मतलब छोटा होता है, पात यानी छोटा हिस्सा। लेकिन अगर इसको डिफ़ाइन करें तो मैंने इसे डिफ़ाइन किया है, जब दो गणितीय राशियों का पूर्णांक में, ध्यान दीजिए, जब दो गणितीय राशियों का पूर्णांक में सजातीय, संक्षिप्त, मात्रक विहीन तथा गुप्त सार्वगुणक का तुलनात्मक संबंध स्थापित किया जाए तो उसे अनुपात कहते हैं। तो यहाँ मैंने दोस्तों जो वर्ड इस्तेमाल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ जाते तो रेशियो का सवाल समझना भी और बनाना दोनों आसान होगा। पहला मैंने लिखा दो गणितीय राशियों का पूर्णांक में, यानी जब भी आप अनुपात का बात करते हैं तो जब भी हम तो कम से कम आपको दो राशियाँ लेनी पड़ती है, दो डेटा लेना पड़ता है, एक x और एक y। अगर दो नहीं लेंगे तो हम कभी भी अनुपात का कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इसमें तुलना करना होता है। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा पूर्णांक में, यानी अनुपात जब भी हम बनाते हैं तो वो कभी भिन्न में नहीं होता है, हमेशा वो इंटीजर में होता है, पूर्णांक में होता है। इसीलिए अगर वो भिन्न में है तो उसे आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके बताना होता है। उसके बाद ये सजातीय भी होता है। सजातीय का मतलब एक ही जाति का होता है। जैसे अगर कोई मात्रक मैं आपको बताऊं, कोई मेज़रमेंट मैं बताऊं, जैसे मीटर, किलोमीटर, तो आप देखोगे जब भी अनुपात दिया होता है तो वो आपका मात्रक विहीन होता है, मतलब उसमें ना मीटर लिखा होता है ना किलोमीटर लिखा होता है। लेकिन मीटर और किलोमीटर क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि वो एक ही अनुपात में होता है, एक ही जात में होता है, इसीलिए वहाँ सजातीय होता है। प्लस जो दोनों अनुपात के बीच में कुछ संक्षिप्त चीज़ें होती हैं जो छिपी होती हैं। अच्छा, कुछ सार्वगुणक भी गुप्त होता है। सार्वगुणक मतलब कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर हिडन होता है। तो इस प्रकार जो भी रिलेशन आपको दो या दो से अधिक राशियों के बीच में मिलेगा, उस रिलेशन के बारे में आपको एक संबंध स्थापित करना होता है, एक आपको कॉम्परेटिव स्टडी करनी होती है, एक तुलना करना होता है। तो इस प्रकार अगर मैंने लिखा है कि 6 विशेषताओं से अनुपात की परिभाषा के आधार पर जो 6 विशेषता, इन विशेषताओं को अगर आप ध्यान में रख के समझ जाते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए 6 विशेषताएं क्या हैं। पहला, दो सजातीय राशियों का तुलनात्मक अध्ययन। जब भी आपको अनुपात बनाते हैं तो आपको कम से कम क्वेश्चन में या कहीं भी दो सजातीय राशि जरूर दिखेगी। दूसरा, मात्रक विहीन होता है, और तीसरा, सार्वगुणक छिपा होता है, और हमेशा पूर्णांक में होता है, और कुल आनुपातिक योग बराबर संपूर्ण भाग होता है, यानी भिन्न से संबंधित होता है। अब उसमें सारी जो तुलनात्मक अध्ययन है उसमें गणितीय संक्रियाएँ की जाती है। तो लेकिन हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 1/3:1/2 मैंने लिया, तो ये तो भिन्न में आपका दिया हुआ है। लेकिन हम भिन्न को पहले क्या करेंगे, इसको इंटीजर में बदलेंगे। इंटीजर में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 2:3। इस तरफ कर सकते हो, या एक दूसरा तरीका भी है, आप इसको इसका एलसीएम लेके कर सकते हो। 3 दूना 6:2 × 6, यानी 2 3 6, 3 दूना 6, तो आपका रिजल्ट आता है 2:3। अब आप देखिए भिन्न को मैंने इसको पूर्णांक में बदल लिया, यानी पहले नियम का पालन कर लिया कि मैंने इसे हमेशा रेशियो जो है पूर्णांक में विवेचित होता है, हमेशा डिफाइन किया जाता है, मैंने पूर्णांक में बदल लिया। लेकिन दोस्तों आप देखोगे यहाँ कुछ कॉमन फैक्टर छिपे होते हैं।
जैसे हम लोग स्कूलिंग में बनाते समय ट्रेडिशनल में, यानी स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे बनाते समय हम लोग एक्स लिखते थे। तो ये जो एक्स है ये एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही डेटा होता है। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो कि अगर 100 रुपया है, 100 रुपये को 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा है, एक भाग 2 हिस्से में है, दूसरा भाग 3 हिस्से में है, तो आप बताओ कि दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्से को क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आप इस तरह से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे हम लोग लिखते थे 2x + 3x और यहाँ लिखते थे 100। इसका मतलब होता है 5x = 100। यानी जब आप अनुपात को, जब 2:3 का जो अनुपात है, इस अनुपात को जब आप जोड़ देते हैं तो आपको संपूर्ण भाग की प्राप्ति होती है। ये आपका 5वां कंसेप्ट था। देखिए, कुल अनुपातिक योग बराबर संपूर्ण भाग की प्राप्ति, यानी सम ऑफ रेशियो इक्वल टू टोटल पार्ट या टोटल पोर्शन होता है। तो अब देखिए सम ऑफ रेशियो क्या है, 2x + 3x। जब हम इसे जोड़ते हैं तो 5x = 100 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी भी सवाल को आप देखेंगे तो इस तरह से आप इसको एज्यूम के, इस तरह से आप कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो x का जो वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे 20 निकल रहा है। x का वैल्यू 20 निकल रहा है, मतलब यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। इसका मतलब हो गया, इसका वैल्यू हो गया 40 और इसका वैल्यू हो गया 60। इसका मतलब 100 रुपया को 40 और 60 में 2 हिस्से में बांटा गया है। अगर मैं इसे इस तरह से दिखाऊं, आप देखिए जब मैं इसे मिटा के लिख रहा हूं, अगर मैं इसे इस तरह से दिखाऊं तो गलत नहीं होगा। ये 100 रुपया है और मैंने इसे 2 भागों में बांटा। यहाँ 2 है और यहाँ यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, और इसे जब 20 से गुना किया गया तो ये हो गया 40 और ये हो गया 60। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो रेशियो का कुल भाग होता है, रेशियो का जो कुल होता है, यानी सम ऑफ रेशियो जो होता है वो टोटल पार्ट को इंडिकेट करता है। यानी रूल नंबर 5 के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, हमेशा पूर्णांक में रहता है, इसे मैंने बता दिया। सार्वगुणक भी छिपा होता है, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार इसके बीच में एक x कॉमन फैक्टर 20 छिपा हुआ था। और मात्रक विहीन होता, मात्रक विहीन को समझना होगा। मान लीजिए कि पहले कुछ क्वेश्चन दिया गया था इस तरीक़ा से, 20 किलोमीटर बराबर 20 किलोमीटर और 1000 मीटर में क्या अनुपात है। तो अब आप देखोगे यहाँ जो मात्रक लिखा गया किलोमीटर और मीटर, ये दोनों समान नहीं है, तो आपको इसको सबसे पहले समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए आप या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे या किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 किलोमीटर = 1 किलोमीटर। अब अगर आप इसको रेशियो में देखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार लिखना होगा, किलोमीटर कट गया और आपका रिजल्ट आता 20:1। यानी जब वो रेशियो में दिखाया जाता है उस समय उसका मात्रक यानी यूनिट ख़त्म हो जाता है, और इस प्रकार कोई भी रेशियो जो है मात्रक विहीन होता है। दूसरा क्या, सजातीय। देखिए हम लोगों ने यहाँ सजातीय बनाया, मीटर को किलोमीटर में बनाया या किलोमीटर को मीटर में बनाया। किसी एक जात में मैंने एक सेम रेशियो में यानी सेम टर्म्स में हम लोग चेंज किए हैं, और तब जाके हम उसका तुलना कर सकते हैं। तुलना करने के बाद ही हम उसको जो संक्षिप्त रूप में लिखते हैं उसे हम कहते हैं आपका रेशियो। तो आप इसमें एक और मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, मैं लिख देता हूँ। 7वां है आपका संक्षिप्त। यानी जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो संक्षिप्त हो जाता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पता नहीं चल रहा 20:1 ही दिखाया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल 10 ले लूँ और एक 0 काट दूँ तो यहाँ संक्षिप्त फॉर्म 2:1 हो जाता है। यानी हमेशा अनुपात जो है एकदम सरलतम रूप में होता है। संक्षिप्त या सरलतम मैं बोल सकता हूँ इसे, सरलतम रूप। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि अगर अनुपात चैप्टर में आप पारंगत हासिल करना चाहते हैं तो आपको जो सात मैंने जो विशेषताएं बताई, इन 7 विशेषताओं के आधार पर आप इसमें पारंगत हासिल कर सकते हैं। आप इसका सारा सवाल कर सकते हैं। पहला है आपका 2 सजातीय राशि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अच्छा, तुलनात्मक अध्ययन में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी गणितीय संक्रिया है उसके आधार पर बात करते हैं। जैसे अगर 2:3 हम लिखते हैं तो 2 3 से कितना अधिक है, या 3 2 से कितना कम है, या 2 3 में कितना गुना का अंतर है, या कितना भागा है यानी कितना छोटा है। इस तरह से हम लोग कम अधिक बड़ा छोटा का
के हिसाब से भी सवाल को देखते हैं और इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं, सातों कंसेप्ट को आपको समझ जाते हैं और दिमाग में रखते हैं, तो ईजिली आप किसी भी सवाल को बना पाएंगे। आइए अब देखते हैं टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो में पहला रेशियो आपका है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो को हम लोग बोलते हैं समान अनुपात। देखिए वहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है A/B और A/A। तो सिंपल रेशियो आपको इसी फॉर्म में दिखेंगे। और दूसरा है आपका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो मतलब मिश्र अनुपात। यहाँ पे देखिए आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा एक से अधिक रेशियो है A/B, C/D। तो हम लोग इसको किस प्रकार लिख सकते हैं A/B और C/D। लेकिन इसमें एक अनुपात रेशियो होता है। कैसा अनुपात होता है? देखिए A और C मध्य अनुपात और अंतिम का अनुपात, यानी जो पहला पद है वो पहले पद के साथ जाएगा, दूसरा पद दूसरे पद के साथ जाएगा। उसके बाद तीसरा है आपका डुप्लीकेट रेशियो, वर्ग अनुपात जिसे कहते हैं। डुप्लीकेट रेशियो में कैसा है? जो समान अनुपात जो सिंपल रेशियो होता है उसे आप स्क्वायर अगर कर दे तो कहलाएगा वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो। और सब डुप्लीकेट क्या होता है? अगर जो समान अनुपात है उसे अगर रूट में व्यक्त कर दें तो कहलाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। ये है चौथा। पांचवा है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट के मतलब होता है क्यूब। अगर समान अनुपात है, समान अनुपात के प्रश्न को अगर आप क्यूब में दिखाते हैं तो कहलाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसके बाद है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जो समान अनुपात है उसे अगर आप सब ट्रिप्लीकेट अगर है तो उसे आप सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो है इस प्रकार से आपका 3√A और 3√B के फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हो, क्योंकि एक घनानुपात है। इसको वर्ग में आपको घनानुपात को आपको क्यूब में दिखाना है। उसके बाद होता है इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो विद क्रमानुपात। अगर A/B कोई सिंपल रेशियो है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा B/A। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू A/B, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अच्छा, कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होता है? वित्तता अनुपात। अगर इस प्रकार से लगातार रेशियो दिए गए हैं तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूड रेशियो कहते हैं। तो इसमें आपका जो है ये सब तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन आपका इस सब का इसका कंटिन्यूड रेशियो, इन्वर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो और सिंपल रेशियो का बहुत यूज़ होता है। हालांकि इसको तो कुछ कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आपको इस सब को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ में आप देखिए कुछ सिक्के के प्रश्न जब आते हैं तो सिक्के के प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उनको, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूला लिख दिए ताकि आप उसे आसानी से कर पाएंगे। देखिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ कॉइन्स अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा? सिक्कों का मूल्यानुपात बटा प्रत्येक सिक्के का मूल्य, यानी प्राइस रेशियो ऑफ कॉइन्स बाई पर कॉइन्स वैल्यू इन रुपीज़। दूसरा है वैल्यू ऑफ कॉइन्स। अगर कुल मूल्य आपको निकालना, संख्या नहीं निकालना बल्कि उसका टोटल दाम कितना वो निकालना है, तब आपको गुना करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो इनटू पर वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन रेशियो। देखिए दो पार्ट में मैंने लिखा है, पहला है नंबर ऑफ कॉइन्स और दूसरा है वैल्यू ऑफ कॉइन्स, यानी प्राइस रेशियो ऑफ कॉइन्स बाय पर कॉइन्स वैल्यू इन रेशियो, और दूसरा है नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो इनटू पर वैल्यू ऑफ द कॉइन्स। यानी आपको एक बार नंबर से मूल्य को अगर आप गुना करोगे नंबर से मूल्य को तो आपका टोटल मूल्य निकल जाएगा, और दूसरा बार में क्या प्राइस को अगर पर मतलब वैल्यू को अगर पर कॉइन से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएगा। तो इस प्रकार से कॉइन्स वाले सवाल को भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं समानुपात के कंसेप्ट के साथ। हेलो दोस्तों, चलिए प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग कुछ जान लें। जब अनुपात के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनुपात में 7 प्रकार के गुण होते हैं। अगर उन गुणों को अगर आप सही से जान जाएंगे तो इजीली किसी भी उस कंसेप्ट के आधार पर किसी भी प्रकार के अनुपात के प्रश्न को बना सकते हैं। और मैंने आपको भी जानकारी दी थी कि अनुपात का चैप्टर कई चैप्टरों से से संबंध रखता है, इसीलिए उसको आपको समझना और जानना ज़रूरी है। तो समानुपात के विषय में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। जब दो अनुपात, यानी जो अनुपात हम लोग पढ़ चुके थे उस प्रकार का ग्रुप, अगर दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनकी चारों राशियाँ समानुपाती कहलाती है। रही समानुपात है, इसे आपको दो अनुपात के सिंबल से दिखाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इस प्रकार आप इसे बराबर के सिंबल से भी दिखाया जाता है। एक अनुपात है, दूसरा अनुपात है, कि दोनों अनुपात के बीच में जब रिलेशन होता है तो उसे बराबर करके दिखाते हैं। और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यानी समानुपात के ऊपर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूनिटरी मेथड का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा टर्म भी होता है, दूसरे तरीक़े से भी देखेंगे तो अगर इस तरह से हम इसे सेट करें A/B समानुपात C/D, तो मध्य पद B और C बराबर AD होता है। इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये समानुपात में क्या क्या गुण होते हैं? अनुपात के सभी 7 गुण इसमें मौजूद होते हैं।
ठीक है। उसके बाद दो अनुपातों का आपस में बराबर होना, ये भी इनका गुण है। और तीसरा होता है चतुर्थानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और वित्तानुपाती, मतलब इस प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं। अगर चार आपको इस प्रकार के दिए गए हैं तो चतुर्थानुपात जो है चौथा होगा। और अगर मध्यानुपात निकालने के लिए कहा जाए तो आप समझ जाइए कि आपको फर्स्ट जो पार्ट है उसका दूसरा वाला हिस्सा जो है वो मध्यानुपात कहलाता है। और अगर तृतीय अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तो दूसरा जो पार्ट होता है उसका फर्स्ट वाला जो हिस्सा होता है वो तृतीय अनुपात होता है। और वित्तानुपात मतलब इस तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो रिजल्ट होता है, जो मीन वाला जो वैल्यू होता है A:B और B:C, तो B को हम लोग B² = AC कहते हैं और B = अगर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, और C = B² + AB सत्य है। तो इस प्रकार दोस्तों वित्तानुपाती जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल में काम आने वाले हैं। अब देखते हैं इसका मेथड। देखिए प्रोपोर्शन यानी समानुपात का तीन ही मेथड होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और तीसरा होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसको पहचानने का तरीका ये है कि अगर कोई दो वेरिएबल दिया है तो अगर एक वेरिएबल में वृद्धि होती है तो दूसरे वेरिएबल में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी, और उसमें कमी होती है तो दूसरे अनुपात में भी दूसरे वेरिएबल में उसी अनुपात में कमी भी होगी। तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यूनिटरी मेथड का प्रयोग कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वर्स प्रोपोर्शन में हैं और क्वेश्चन आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन को कैसे पहचानेंगे, उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। यानी एक में अगर वृद्धि होगी तो दूसरे में कमी होगी, और दूसरे में वृद्धि होगी तो पहले में कमी हो जाएगी। इस प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यूनिटरी मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सवाल आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा है कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन जो है आपका कई समानुपातों का ग्रुप होता है। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन के लिए एक अलग से चैप्टर ही है, उसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रोपोर्शन का दोनों प्रोपोर्शन का मिश्रित यूज़ करके आप उस सवाल को बनाते हैं। तो चूँकि अगर आप अनुपात और समानुपात दोनों समझ जाते हैं तो आसानी से आप इस सवाल के चैप्टर को बना पाएंगे। अब आइए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा। चलिए समानुपात के कुछ एक्स्ट्रा रूल्स को भी हम लोग जानते हैं। जैसे इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो और सिंपल प्रोपोर्शन। तो इस फॉर्म में अगर कहीं भी आपको अनुपात में कुछ भी क्वेश्चन दिखे या इस फॉर्म में अगर आ जाए तो कॉम्पोनेंडो है, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो डिविडेंडो है, और इस फॉर्म में अगर आ जाए तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का कॉम्बिनेशन है। उस प्रकार अगर इन्वर्टेंडो देखिए आप किस प्रकार से है, A/B = C/D और B/A और D/C, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इस प्रकार का अगर सिंबल में क्वेश्चन बनाते समय अगर आपको कुछ भी राशियाँ आइटम्स आ जाए तो आप इसको ईजिली इस तरीक़ा से डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। इसीलिए इस फार्मूला का बहुत यूज़ है, और इस यूज़ को करते समय आप ध्यान दें कि कहाँ पे यूज़ होता है। और रूल्स ऑफ थ्री का मतलब होता है अगर आपको 4 डेटा दिया गया, कोई भी एक डेटा आप चाहें तो आप निकाल सकते हो, बाकी 3 आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ 3 या सिंपल प्रोपोर्शन। तो इस प्रकार रेशियो और प्रोपोर्शन के कंसेप्ट तो किसी भी सवाल को बना सकते हैं। बैंक पीओ यानी MBA लेवल